नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर के यूनिट 3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हर जीव, चाहे वो कितना ही छोटा हो या फिर कितना ही बड़ा हो, किसी एक बेसिक यूनिट से बना हुआ होता है। जी हाँ, इसी बेसिक यूनिट को समझाता है कोशिका सिद्धांत, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या होता है और इसका कुछ इंट्रो देखते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध वनस्पतिक वैज्ञानिक माल्थियस जे श्लीडेन ने 1838 ईस्वी में अन्य पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। इसके आधार पर उन्होंने पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन कोशिकाओं से पौधों में ऊतकों का निर्माण होता है। जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जो बॉटनिस्ट थे। उनका नाम है माल्थियस जे श्लीडेन। इनको श्लीडेन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सन 1838 में बहुत सारे पौधों की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। इसके आधार पर उन्होंने पाया कि जब इन्होंने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया, तब इन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार का ये पाया कि कोशिका जो भी पौधा होता है, उनका पादप शरीर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और ये सारी कोशिकाएं आपस में एकत्रित होकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। लगभग इसी समय एक अंग्रेज प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने 1839 ईस्वी में बताया कि प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। प्राणी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है, जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहा जाता है। माल्थियस जे श्लीडेन थे, ये एक वनस्पति शास्त्री थे। फिर इनके बाद एक और वैज्ञानिक आए, थियोडोर श्वान। ये जूलॉजिस्ट थे। ये जंतुओं का अध्ययन करते थे। जंतुओं के बारे में इनको अधिक जानकारी विस्तृत होती थी। तो इन्होंने फिर क्या किया, विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जीवों का जो शरीर होता है वो भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ होता है और प्राणियों की कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है और इस परत को जीवद्रव्य झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। श्वान ने पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन किया एवं बताया कि पादप कोशिका के चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है, जो कि एक विशेषता जो इनकी विशेषता है। दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से कोशिका संबंधी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है। श्वान और स्लीडन ने मिलकर के अपने द्वारा किए गए प्रयोगों से कुछ निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कोशिका से संबंधित एक सिद्धांत को तैयार किया। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या प्रमुख पॉइंट है या फिर बिंदु है। प्रत्येक जीव कोशिकाओं और उनके उत्पाद के बने होते हैं। जितना भी जीव होता है वो बिना कोशिका का उनका शरीर निर्मित नहीं हो सकता। सबसे छोटी इकाई किसी भी जीव की शारीरिक संरचना की बात करें या फिर उसके कार्य करने की क्षमता की बात करें, तो वो पूरी तरह कोशिका पर ही निर्भर होता है। कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जिसके अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, अतः इसे जीवित कहा जा सकता है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम या तंत्र उपस्थित होते हैं, इन सभी तंत्र में छोटी छोटी कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये कोशिकाएं हमारे तंत्र को बड़े बड़े कार्य करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम इन्हें जीवित कोशिका कह सकते हैं। प्रत्येक कोशिका जीवद्रव्य का पुंज है, जो बाहर से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जितनी भी कोशिका होती है वो हमेशा जीवद्रव्य झिल्ली के द्वारा ही घिरी हुई होती है, क्योंकि जीवद्रव्य झिल्ली से इसलिए घिरी रहेगी ताकि जो भी कोशिका के अंदर जीवद्रव्य भरा रहेगा वो कोशिका से आसानी से बाहर न निकल पाए। उनको बाहर जाने से रोकने के लिए, साथ ही साथ कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी ये जीवद्रव्य झिल्ली महत्वपूर्ण होती है। फिर तीसरा है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी सभी कोशिकाएं एक समान होती है और उनमें पाई जाने वाली जैविक क्रियाएं भी एक समान होती है। यदि हम कोशिकाओं का आकार या आकृति की बात करते हैं, तो सभी कोशिकाएं एक समान होती है और कार्य करने की दर भी सभी कोशिकाओं की एक जैसी ही होती है। जीवों में पाई जाने वाली जैविक गतिविधियां कोशिकाओं की क्रियाशीलता एवं इनके अंतर संबंधों के कारण होती है। जितने भी जीव अपने द्वारा जो भी जैविक गतिविधियां करते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य या फिर वाइटल रोल प्ले करती है उस जीव की कोशिका।
क्योंकि हमने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीव के शरीर के निर्माण के लिए। कोशिका को एक आनुवंशिक इकाई कहते हैं क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। विकासवाद के सिद्धांत के समान ही कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। कोशिका को आनुवंशिक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए, आरएनए या फिर विशेष प्रकार के लक्षणों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए इसको आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। फिर जब ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गए तो हमें पिछली पीढ़ी के कुछ लक्षण आने वाली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। अब कोशिका सिद्धांत की क्या क्या कमियां रही होगी तो देखते हैं। स्लीडेन ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक से होता है। वॉन मोल एवं नेगेली ने इस अवधारणा का खंडन किया। जो कोशिका सिद्धांत में स्लीडेन ने जो अपना मत रखा था कि पुरानी कोशिकाओं के अंदर ही केंद्रक से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसको वॉन मोल और नेगेली ने किस प्रकार से गलत साबित किया था कि स्लीडेन के अनुसार तो कोशिका के अंदर पहले से एक केंद्रक बनता है और फिर उसके चारों ओर कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन ये वाली अवधारणा जो है पूरी तरह से गलत साबित हुई। इसमें जो वॉन मेल वैज्ञानिक इनका क्या योगदान रहा इस अवधारणा को गलत साबित करने में, उन्होंने बताया वॉन मोल ने सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं का पहले तो गहन अध्ययन किया था और अध्ययन करने पर उन्होंने देखा कि नई कोशिकाएं किसी केंद्र से नहीं बनती बल्कि पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि कोशिका के अंदर का द्रव प्रोटोप्लाज्म विभाजित होकर कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार उन्होंने ये साबित किया कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, न कि किसी केंद्र से। फिर जो निगेली वैज्ञानिक है उनका क्या मत रहा इस सिद्धांत को गलत साबित करने में। निगेली ने भी कोशिका विभाजन का पहले तो अध्ययन किया और ये बताया कि कोशिका के अंदर कोई विशेष निर्माण केंद्र नहीं होता है। कोशिका स्वयं ही विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिका विभाजन एक निरंतर और प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इससे स्लीडेन श्वान की अवधारणा पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गई। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकलता है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, न कि केंद्रक से। और दूसरी कमी ये है कि कई जीवों का शरीर कोशिकाओं में विभेदित नहीं होने के बावजूद उसमें बहुत से नाभिक पाए जाते हैं। इन्हें संकोशिकीय कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक। तथा स्लीडेन की इस कमी का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव का शरीर स्वतंत्र, स्पष्ट रूप से विभेदित कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि यह बात सभी जीवों पर लागू नहीं होती। यही कोशिका सिद्धांत की एक सबसे बड़ी कमी मानी गई थी। कमी क्या है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अनेक नाभिक पाए जाते हैं। ऐसे शरीर को संकोशिकीय कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने कवक की बात की, इसमें कोशिका भित्तियां नहीं होती है, लेकिन अनेक नाभिक एक ही द्रव्यमान में पाए जाते हैं। यह कमी कैसे खोज की गई थी? सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले अध्ययन किया गया था। वैज्ञानिकों ने कवकों और शैवालों का सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करने पर देखा कि इन जीवों में कोशिका विभाजन नहीं होता है, फिर भी नाभिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। यह खोज स्लीडेन और श्वान की परिकल्पना से मेल नहीं करती थी। और दूसरा प्रयोग कवक पे उन्होंने करके यह सिद्ध किया कि जो इनका कोशिका सिद्धांत था, इनमें कुछ कमियां उपस्थित होती है। जैसे कवकों के जो तंतु होते हैं, तंतुओं का अध्ययन करने पर यह पता चला कि पूरा तंतु एक ही निरंतर साइटोप्लाज्म का बना होता है और बीच बीच में कोशिका भित्तियां नहीं होती, लेकिन नाभिक अनेक होते हैं। इससे ये पता चला कि हर जीव का शरीर अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित आवश्यक होता है। तो इस प्रकार ये थी दूसरी कमी श्वान और स्लीडेन के कोशिका सिद्धांत की। तीसरी कमी है, श्वान ने कोशिका सिद्धांत में बताया कि कोशिकाओं का निर्माण अपने आप उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी पदार्थ या रवे का निर्माण होता है। तो किसी भी कोशिका का निर्माण अपने आप नहीं होता है, ये पहले से मौजूद कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है, उसके बाद ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
अब देखते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। वास्तव में स्लीडेन एवं श्वान द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत कोशिका निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता है। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट विर्को ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को इस कमी को पूरा किया। उन्होंने बतलाया कि कोशिकाएं विभाजित होती है एवं नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। विर्को ने अपने शब्दों में इस प्रक्रिया को ओमनिस सेलुला असेलुला कहा, अर्थात कोशिकाओं का निर्माण पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही होता है। इस अवधारणा से यह स्पष्ट हुआ कि जीवन के प्रारंभिक काल से ही कोशिकाओं की संतति पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत भी यही कहता है कि श्वान और स्लीडेन ने जिस प्रकार से अपने कोशिका सिद्धांत में कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को बताया, वो पूरी तरह से मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने बताया था कि कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के अंदर केंद्रक से होता है, लेकिन बाद में जो जर्मन के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट विर्को, उन्होंने 1855 में जब कोशिका सिद्धांत के इस कमी को पूरा किया, सारी उसने कमियों को देख लिया और निष्कर्ष निकालने के बाद उन्होंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे क्या होगा कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी विर्को ने कहा था कि कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती उनका स्वयं से निर्माण नहीं होता, जब उसमें विभाजन की क्रिया होगी तभी इसमें निर्माण की प्रोसेस होगी, और ये जो क्रिया होगी ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतति से दूसरी संतति में चलती आएगी। इसलिए इस अवधारणा को कोशिका संतति सिद्धांत भी कहते हैं। जो रॉबर्ट विर्को ने अपना जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत को कोशिका संतति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका संरचना एवं कोशिकीय कार्य के बारे में नित नए प्रयोग एवं आविष्कार हो रहे हैं। 20वीं शताब्दी में अनेक कोशिकांग एवं उनके कार्य खोजे गए हैं। श्वसन, उत्सर्जन, स्रावन, वृद्धि, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण आदि कोशिकीय क्रियाओं की जटिलता का विस्तृत अध्ययन किया गया है। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे वैज्ञानिक कोशिकाओं की क्रियाशीलता, उनकी संरचना के बारे में नित खोजे किए जा रहे हैं, और उन्होंने कोशिका की खोज के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो भी क्रियाविधि होती है, जिन अंगों के द्वारा ये क्रियाविधि संपन्न कराई जाती है, उनकी भी खोज आज की जा चुकी है। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन आदि सभी क्रियाओं की जटिलता का अध्ययन हो चुका है। फिर प्रतिफलन निष्कर्षों के आधार पर स्लीडेन एवं श्वान द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। इन सारे प्रयोगों तथा निष्कर्षों के आधार पर ये एहसास हुआ कि स्लीडेन एवं श्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया है, उनमें हमें कुछ बदलाव करना आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा सिद्धांत में कहे गए मुख्य बिंदु कुछ आधुनिक सिद्धांत से मैच नहीं हो रहे थे। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे कोशिका डॉक्ट्रिन या कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या फिर कोशिका डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से बने होते हैं। इस संसार में जितने भी जीव होते हैं एवं कोशिका होते हैं, वो सभी उसके ही उत्पादों से बने हुए होते हैं। अपने आप किसी का भी निर्माण नहीं हुआ है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। जिस प्रकार किसी भी संतति का जन्म अपने पूर्वजों के आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर होता है, उसी प्रकार नई कोशिका का निर्माण भी पुरानी कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, उनमें विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप। सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाएं समान होती। शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती उनका रासायनिक संगठन एक जैसा होता है, और उनमें अपचयन और उपचयन की क्रिया होती है, वो भी एक जैसे ही संपन्न होती है। जीवों में संपन्न होने वाली क्रियाएं उनकी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं एवं उनके अंतर संबंधों के परिणाम स्वरूप होती है। जीवों के शरीर में जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती है, वो उनकी कोशिकाओं में होने वाले अंतर संबंधों के परिणाम स्वरूप वो सारी क्रियाएं घटित होती है। प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसमें एक केंद्रक आवश्यक होता है। जितनी भी कोशिका उपस्थित होते हैं उसमें एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, और इस प्रोटोप्लाज्म में एक संयुक्त केंद्र भी पाया जाता है। कोशिका जीवन की आनुवंशिक इकाई भी होती है। हाँ, हमने कहा कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उसी केंद्रक
केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ होता है। इसी आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को जीवन की आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, क्योंकि उनमें उपस्थित केंद्रक में ही आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। जीवों की वृद्धि कोशिकाओं की वृद्धि एवं उनमें विभाजन के फलस्वरूप ही होती है। जीवों की जो वृद्धि होती है, जब तक कोशिकाओं की वृद्धि या विभाजन की क्रिया नहीं होगी तब तक जीवों की वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। आनुवंशिक सूचनाएं कोशिकाओं में ही संग्रहित तथा अभिव्यक्त होती है। आनुवंशिक संरचनाएं कोशिकाओं में किस प्रकार से संग्रहित रहेगी? हमने कहा कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ होता है। अब आनुवंशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है जो कि गुणसूत्र के अंदर पैक्ड होता है। जब आनुवंशिक पदार्थ ही कोशिका के अंदर उपस्थित होगा तो सीधी सी बात है कि कोशिकाएं ही आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करके रखेगी और टाइम आने पर उन्हें प्रदर्शित भी करेगी। कोशिकाएं टोटिपोटेंट होती है, अर्थात एक अकेली कोशिका से ही संपूर्ण जीव का विकास होता है। हमने कहा था कि किसी भी मानव शरीर के जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी कोशिकाएं आपस में मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ऑर्गन्स के थ्रू किसी सिस्टम का और सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इसीलिए सबसे छोटी इकाई कोशिका को ही कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका अपने व्यक्तित्व को बनाए रखती है। इसकी अपनी विशिष्टता, पर्यावरण तथा समयावस्था होती है। जितनी भी कोशिका होती है अपने अस्तित्व को बनाए रखती है और इसकी जो विशिष्टता होती है पर्यावरण में जो सामान्य अवस्था या साम्यावस्था बनी होती है उसको बनाए रखने में हेल्प करवाती है। कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद होते हैं। क्या क्या अपवाद है? विषाणु कोशिका सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिका द्रव्य का अभाव होता है जो कि कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। इनमें एंजाइमों तथा उपापचय क्रियाओं का अभाव होता है। अब कोशिका सिद्धांत के अपवाद में सबसे पहले विषाणु की बात की गई है, क्योंकि विषाणुओं का जो शरीर होता है वह एक कोशिकीय शरीर होता है और जब ये एक कोशिकीय शरीर है तो इनकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव भी नहीं पाया जाता है और ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी होता है। और इन जो विषाणु होते हैं इनमें एंजाइमों और उपापचय क्रियाएं भी नहीं होती है, तो ये एक अपवाद होता है। दूसरा है राइजोपस एवं वाउचेरिया, ये भी एक कोशिकीय एवं बहुनाभिकीय या संकुशिकीय सुकाय होते हैं, तो ये भी एक अपवाद हो सकता है। फिर तीसरा अपवाद है जीवाणु एवं साइनोजीवाणु, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। इनका आनुवंशिक पदार्थ सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है। हमने कहा था कोशिका सिद्धांत में बताया गया है कि कोशिका आनुवंशिक इकाई होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ भरा हुआ होता है। लेकिन जीवाणु और साइनोजीवाणु में केंद्रक ही उपस्थित नहीं होता है, तो आनुवंशिक पदार्थ सीधे वहाँ के कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है। तो ये है कोशिका सिद्धांत। आई होप आपको कोशिका सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा।